फॉर्मूले कहाँ हैं? ओशील मिकाइल ने पूछा। तहजीब ने कहा, वो बकिया रकम कहाँ है मिस्टर मिकाइल जिसका आपने हमसे वादा किया था? वो बोला, बकिया रकम अदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तुमसे जो वादा किया था हर हाल में उसका पाबंद हूँ। तहजीब ने कहा, हम भी अपना वादा पूरा करने के पाबंद हैं मिस्टर मिकाइल। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि फॉर्मूले आपके हवाले न किए जाएं। ओशील मिकाइल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं बकिया रकम के अलावा भी तुम्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजूंगा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारे अलावा कोई और शायद ये काम कर भी नहीं सकता था। हारूत राबिल को शिकस्त से हमकनार करना मेरा ख्वाब था और तुमने मेरे ख्वाब को ताबीर बख्शी है। मैं चाहूं भी तो तुम्हें इसका सिला अदा नहीं कर सकता। मुझे इत्तला मिली है कि हारूत राबिल सख्त बेचैनी का शिकार है और तमाम तर कोशिशें इस बात पर सर्फ कर रहा है कि किसी तरह डी फॉस्टर को तमाम फॉर्मूलों के समेत वापस हासिल कर ले। उसकी जान पर बनी हुई है। तहजीब ने कहा, उसके आदमी हैम्बर्ग में मौजूद थे और डी फॉस्टर के चक्कर में थे। उनसे हमारा बराह रास्त टकराव भी हुआ। मिकाइल ने कहा, ओह, इस एतबार से तो तुम्हारा कारनामा और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अब ये बताओ कि अदायगी तुम्हें किस शक्ल में की जाए? बैंक ड्राफ्ट, नकद या जिस शक्ल में भी तुम पसंद करो। कल मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। तहजीब ने बेपरवाही से कहा, हमें कोई जल्दी भी नहीं है मिस्टर मिकाइल। फॉर्मूलों के बारे में भी कल ही तफसीली गुफ्तगू होगी। ओशील मिकाइल ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, क्या तुम लोग इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद मुझ जैसे मामूली शख्स से किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हो? तहजीब ने कहा, हरगिज नहीं मिस्टर मिकाइल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मामलात उसी तरह अंजाम दिए जाने चाहिए जिस तरह कारोबार में अंजाम दिए जाते हैं। मिकाइल बोला, क्या तुम्हें मेरी बेचैनी का अंदाजा नहीं है? तुम लोग मेरे मेहमान हो। तुम्हें इस वक्त यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। कल सुबह मतलूबा रकम अदा करके मैं उन फॉर्मूलों का मालिक बन जाऊंगा। तहजीब ने कहा, आपका प्रोग्राम क्या है मिस्टर मिकाइल? क्या उन फॉर्मूलों को आप अपने तौर पर फरोख्त करेंगे या? ओशील मिकाइल ने सख्ती से कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। ये हकीकत है कि उन फॉर्मूलों के इवज मुझे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन ये एक टेढ़ा काम है जो अव्वल तो मेरे बस का नहीं है और अगर बस का हो तब भी इसमें बेशुमार खतरात हैं। दौलत के इवज जिंदगी जैसी कीमती चीज को खतरे में डालने से बड़ी हिमाकत और कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा मेरा ये मकसद था भी नहीं कि ये फॉर्मूले फरोख्त करूं। इन फॉर्मूलों के इवज जो कुछ मैं करूंगा उसे दुनिया याद रखेगी। हुकूमत अमरीका उस गद्दार हारूत राबिल से वो सारी मुराद छीन लेगी जिनकी वजह से वो अरबों डॉलर कमा रहा है। ये फॉर्मूले तो मैं सिर्फ इस शर्त पर हुकूमत अमरीका के हवाले करूंगा कि हारूत राबिल को जो मुराद दी गई हैं वो मुझे मुंतकिल कर दी जाएं। तुम लोग शायद यहूदी जहन से नावाकिफ हो। हम लोग खर्च करते हैं तो कमाना भी जानते हैं। तहजीब ने तवील सांस लेकर कहा, ठीक है मिस्टर मिकाइल, ये आपका मसला है कि आप उन फॉर्मूलों का क्या करते हैं। हमें तो जैसे ही हमारी मतलूबा रकम मिलेगी हम वो फॉर्मूले आपके हवाले कर देंगे। ओशील मिकाइल ने कहा, अब तक हमारे दरमियान मुकम्मल एतमाद की फजा रही है। क्या इस वक्त मैं वो फॉर्मूले देख भी नहीं सकता? मैंने तहजीब के बोलने से कबल ही कहा, फॉर्मूले आपको दिखाए जा सकते हैं मिस्टर मिकाइल। और मैंने वो नकली फॉर्मूले जो माइक्रो फिल्मों की शक्ल में थे निकाल कर ओशील मिकाइल के सामने रख दिए। ओशील मिकाइल ने एक रोल उठाया और उसे रोशनी की तरफ करके देखने लगा। उसने बड़े बेताबाना अंदाज में पूछा, क्या मैं प्रोजेक्टर पर इन्हें देख सकता हूँ? मैंने कहा, अगर आपके पास माइक्रो प्रोजेक्टर मौजूद है मिस्टर मिकाइल तो आप इन्हें जरूर देख सकते हैं। वो बोला, हाँ मेरे पास ऐसा प्रोजेक्टर मौजूद है, मंगवा लूं? मैंने कहा, मंगवा लीजिए मिस्टर मिकाइल, हम भी तो देखें कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से इस कदर खून खराबा हुआ। ओशील मिकाइल ने इंटरकॉम पर किसी से राब्ता कायम करके प्रोजेक्टर लाने को कहा और उसके बाद हमें तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट बाद एक कवि हैकल शख्स प्रोजेक्टर लिए हुए तहखाने में आया। उसकी आंखों में शातिराना चमक थी, लेकिन उसने निगाह उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। ओशील मिकाइल के इशारे पर उसने एक रोल प्रोजेक्टर पर लगाया और फिर छोटे से स्क्रीन पर मोहलक फॉर्मूलों की फिल्म देखी जाने लगी। मैं और तहजीब भी अपनी इस काविश की तरफ मुतवज्जे हो गए। प्रोजेक्टर लाने वाला शख्स वापस जा चुका था। फिल्म खत्म होने के बाद ओशील मिकाइल ने प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया। उसने कहा, मैं ये सब कुछ नहीं समझता, लेकिन डी फॉस्टर इन्हें समझने के लिए बेहतरीन आदमी है। मैं इन फॉर्मूलों की नकलें जरूर तैयार करवाऊंगा और ये काम डी फॉस्टर ही करेगा। तुम दोनों मेरे मोहसिन साबित हुए हो। एक ऐसे मुश्किल काम को तुमने मेरे लिए आसान कर दिया जिसके लिए मालूम नहीं मैं कब से परेशान था। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी वजह से हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए थे। ओशील मिकाइल हैरान होकर बोला, मेरी वजह से? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम्हारे खिलाफ हो। मैंने कहा, हमारी पिछली मुलाकात के वक्त जो शख्स तुम्हारा मुलाजिम था, क्या अब भी वो यहाँ मौजूद है? मिकाइल बोला, नहीं वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो?
मैंने कहा उसने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी और जहां से सारी तफसीलात हासिल करके वो सीधा बर्लिन पहुंच गया था, जहां उसने उन लोगों को हमारी हकीकत से आगाह कर दिया जिनके पास डी फॉस्टर ने पनाह ली थी। इस वजह से न सिर्फ हमारा काम मुश्किल हो गया बल्कि हमारी जिंदगियां तक खतरे में पड़ गई थी। ओशील मिकाइल हैरत से मुंह फाड़ कर रह गया। ओह मेरे खुदा, तो उसके अचानक गायब हो जाने की ये वजह थी? तुम्हें तो बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा होगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन इसकी तफसील बताना हमारे उसूल के खिलाफ है, लेकिन हमने उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा। ओशील मिकाइल ने खुश होकर कहा, इसके लिए तुम अलहदा से इनाम के मुस्तहिक हो और ये इनाम मैं उधार नहीं रखूंगा, फौरन ही अदा कर दूंगा। ओशील मिकाइल जोर से खनकारा। तहखाने में अचानक ही चारों तरफ तेज रोशनियां जल उठी। अभी हम इस अचानक तब्दीली पर हैरान हो रहे थे कि अगली तब्दीली भी रूनुमा हो गई। तहखाने की दीवारों में कई मकामात पर दरवाजे नमूदार हुए। हर दरवाजे से स्टेन गन की एक खौफनाक नाल झांकती नजर आ रही थी। मैं और तहजीब शिश्तर रह गए। मैंने स्टेन गनों की तरफ हाथ उठाकर कहा, ये सब क्या है मिस्टर मिकाइल? ओशील मिकाइल ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसने कहा, ये आतिशी हथियार हैं। अब तुम्हारी जिंदगियां मेरे एक इशारे की मोहताज हैं। मैंने तहजीब की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बल्कि वो तो किसी की तरफ मुतवज्जे भी नहीं थी। मैंने कहा, हम एक दूसरे के दोस्त हैं मिस्टर मिकाइल, हमारे दरमियान हथियारों का क्या काम? ओशील मिकाइल बाईं आंख दबाकर बोला, मैं इस दोस्ती को अमर कर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मिस एक्स कुछ नहीं बोल रही। शायद वो कुछ नाराज हैं। तहजीब ने कहा, नहीं मिस्टर ओशील, मैं बकिया रकम वसूल करने से कबल तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? ओशील मिकाइल ने कहा, मैं पहले ही बड़ी रकम अदा कर चुका हूँ मिस एक्स, और मजीद अदायगी के मूड में नहीं हूँ। तहजीब ने कहा, तुम एक कारोबारी आदमी हो ओशील, इस किस्म की बदमामलगी करोगे तो तुम्हारी साख खराब हो जाएगी। ओशील मिकाइल मानी खेज लहजे में बोला, तुम्हें शायद इतनी मोहलत भी न मिले कि तुम किसी को कुछ बताओ। मैंने कहा, मोहलत मिलती नहीं है, हासिल की जाती है मिस्टर ओशील। जो कुछ तुम कर रहे हो शायद तुमने उसके अवाक़िब पर गौर नहीं किया। वो बोला, जो गौर के बगैर कदम उठाते हैं वो ओशील मिकाइल नहीं कहलाते। अब मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। तहजीब ने सपाट लहजे में कहा, गोया तुम्हारी नीयत में पहले से ही फतूर था। ओशील मिकाइल ने कंधे उचकाए। बोला, अगर तुम लोग इसे नीयत का फतूर समझते हो तो यूं ही सही। फिर उसने अपने एक आदमी को आवाज देकर हमारी तलाशी लेने को कहा। हमारी तलाशी ली गई और एक एक चीज निकाल ली गई। मैंने बड़े सुकून से कहा, तुम जो कुछ कर रहे हो उसके नताइज तुम्हारे हक में अच्छे नहीं निकलेंगे। ओशील मिकाइल ने मुतहज्जराना अंदाज में कहा, कोई शख्स अपने ही खिलाफ कैसे कुछ कर सकता है? ये सब कुछ मैं अपनी बेहतरी के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने कहा, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है मिस्टर ओशील, वरना तुम अपनी तबाही को तो दावत पहले ही दे चुके हो। वो बोला, अगर ये इत्तला है तो मैं उसे गलत करार देता हूँ, और अगर पेशन गोई है तो हंसने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। मैंने तहजीब की तरफ मुड़ कर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी यहूदी पर एतबार नहीं किया जा सकता। तहजीब बोली, अब मेरी समझ में आ रहा है, वरना अब तक मेरा ख्याल यही था कि यहूदी बहुत अच्छे कारोबारी होते हैं। ओशील ने कहा, आपका ख्याल सही था मैडम एक्स, यहूदी बड़े अच्छे कारोबारी होते हैं, कारोबारी मौके हाथ से गंवाना पसंद नहीं करते। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम बदअहदी के मुर्तकिब हुए हो ओशील, क्या ये स्टेन गन्ने भी हमारे मुआहदे में शामिल हैं? ओशील मिकाइल ने बेपरवाही से कहा, अरे ये तो कुछ नहीं मैडम एक्स, ये तो मेरे आदमियों की तफरी है। तहजीब ने चुपते हुए लहजे में कहा, क्या तुम इन लोगों को रोक नहीं सकते? जाहिर है ये लोग तुम्हारे तनख्वाहदार मुलाजिम होंगे। वो बोला, मैं इन लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें अदा करता हूँ और मेरे इशारों पर चलते हैं ये। अगर कभी इनका तफरी का मूड हो तो मैं इन्हें रोकता नहीं हूँ। मैंने निचला होंठ दबाकर कहा, अगर हम भी तफरी के मूड में आ गए तो क्या होगा मिस्टर ओशील? वो बोला, तुम अक्लमंद लगते हो, मुझे यकीन है कि कोई हिमाकत नहीं करोगे, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, इतने खतरनाक के घर आए मेहमानों के साथ तफरी करते हैं। ऐसे जीतदारों की मौजूदगी में तुम्हें फॉर्मूलों की बाजियाबी के लिए हमारा सहारा लेने की क्या जरूरत थी? ओशील मिकाइल ने पहलू बदला। बोला, इनका काम सिर्फ मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, इस वक्त भी गालिबन ये तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ ही फराहम कर रहे हैं। ओशील ने संजीदगी से कहा, हाँ, अगर ये न होते तो तुम मुझसे बकिया रकम वसूल किए बगैर हरगिज न टलते। मैंने कहा, बात अगर सिर्फ इतनी ही सी है मिस्टर ओशील, तो हम बकिया रकम की अदायगी के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते हैं। ओशील बोला, मुझे अफसोस है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तुम्हें बकिया रकम के साथ साथ अपनी जिंदगियों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। तहजीब ने कहा, क्या ये इस बात की सजा है ओशील कि हमने तुम्हारे लिए एक नामुमकिन किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है? वो बोला, तुमने इस काम के लिए मुझसे जो रकम तलब की थी वो मेरे तसव्वुर से भी बढ़कर थी। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा,
अगर तुम इतने ही गरीब हो कि मतलूबा रकम अदा नहीं कर सकते तो तुमने उसी वक्त इनकार कर दिया होता। मिकाइल बोला, उस वक्त मैं तुम्हारा मुतालिबा मानने के लिए मजबूर था। मेरी नज़रों में कोई और अहल आदमी होता तो मैं ये काम तुमसे न करवाता। तहजीब ने कहा, लेकिन वो फॉर्मूले बहुत कीमती हैं, तुम उन्हें फरोख्त भी कर दो तो उस रकम से कई गुना ज्यादा रकम हासिल कर सकते हो जो तुमने हमें मुआवजे के तौर पर दी है। ओशील बोला, तुम्हें मालूम है कि मैं उन फॉर्मूलों को फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं रखता। तहजीब ने कहा, हाँ, इस तरह तुम ज्यादा बड़ा फायदा हासिल करोगे, फिर तुम मुआवजा अदा करने से क्यों गुरेज कर रहे हो? ओशील बोला, उस वक्त रकम अदा करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम मेरे कब्जे में हो। जब मेरा काम हो चुका तो मैं तुम्हें खामखा रकम क्यों दूं? मैंने कहा, मैं पहले ही ऑफर कर चुका हूं ओशील, हम तुमसे रकम तलब नहीं करेंगे, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। ओशील ने कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मुझसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। मैंने कहा, इसमें हिमाकत की क्या बात है मिस्टर ओशील, ये तो तुम्हारे फायदे की बात है। ओशील बोला, तुम लोग यहाँ से जिंदा चले गए तो टी फॉस्टर और फॉर्मूलों की कहानी आम हो जाएगी। मैंने कहा, हम वादा करते हैं कि इस बारे में किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। वो बोला, मैं तुम्हारे किसी वादे पर यकीन नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम चाहो तो हम तुम्हें एक ऐसी तहरीर दे सकते हैं जिसके बाद हमारे हाथ पैर कट जाएंगे और हर बात हमारे अपने खिलाफ जाएगी। ओशील ने सफ़ाकी से कहा, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा, हम तुम्हें हर तरह की जमानत फराहम करने को तैयार हैं ओशील, आखिर तुम हमारी जिंदगियों के दर पे क्यों हो रहे हो? वो बोला, मैं तुम लोगों पर किसी तरह भी एतमाद नहीं कर सकता। तुम यहाँ से निकलने के बाद मेरी जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए। मैंने बेबसी से कहा, अगर तुमने हमारी जिंदगियों से खेलने का तहिया कर ही लिया है तो फिर मजबूरी है। ओशील मिकाइल भारी आवाज में बोला, हाँ, मैं तहिया कर चुका हूँ, ताहम तुम लोग अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बयान कर सकते हो। तहजीब ने कहा, क्या ये कमीनगी नहीं है मिस्टर ओशील? उसके लहजे में जारहियत थी। ओशील के होंठों पर एक मक्कारी से भरपूर मुस्कुराहट उभरी। बोला, अगर थोड़ी सी कमीनगी के इवज बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो तो कमीनगी जरूर कर लेनी चाहिए। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो ओशील, यहूदी कौम अपनी इसी कमीनगी के बायस पूरी दुनिया में बदनाम है। ओशील बोला, जिसे तुम कमीनगी कह रही हो मैडम एक्स, वो कारोबारी गुर कहलाता है, इसलिए आज यहूदी दुनिया की अमीर तरीन कौम है। तहजीब बोली, हम भी अगर चाहते तो तुम्हारे साथ धोखा कर सकते थे, लेकिन हमने दयानतदारी से काम लिया। ओशील मिकाइल बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तुम लोग बिजनेस करना जानते ही नहीं, यहूदी नहीं होना। तहजीब तीखे लहजे में बोली, इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी फरेबकारी से काम लेना चाहिए था। ओशील ने हंसकर कहा, करना तो चाहिए था, लेकिन तुम लोग मेरे साथ धोखा कर नहीं सकते थे। मैंने कहा, बिल्कुल कर सकते थे ओशील, लेकिन हमारा उसूल ये है कि सौदे को दयानतदारी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाओ। ओशील बोला, क्या तुम इस मामले में यहूदी ज़हन की दाद नहीं दोगे? मैं किसी और का भी इंतखाब कर सकता था, लेकिन मैंने खास तौर पर मैडम एक्स को इसीलिए मुंतखब किया कि इनकी तरफ से मुझे धोखे का अंदेशा नहीं था। तहजीब बोली, तुम्हारे दिल में कभी ये खदशा पैदा नहीं हुआ कि हम लोग भी तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर सकते हैं? ओशील बोला, खतरा मोल लिए बगैर कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। जिस हद तक एहतियात मैं कर सकता था मैंने की, उसके बाद अगर मैं नाकाम हो जाता तो मेरी किस्मत थी। मैंने कहा, इस बात को अगर बहुत सादा अल्फाज में अदा किया जाए तो यूं कहा जाएगा कि तुम बहुत अक्लमंद हो और हम इंतहाई बेवकूफ़। ओशील मिकाइल मुस्कुराया, बोला, ये कहने या सुनने की क्या ज़रूरत है, ये बात तो साबित शुदा है। मैंने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा, मेरा ख्याल इसके बिल्कुल बरक्स है मिस्टर ओशील मिकाइल। बज़ाहिर यूं नजर आता है जैसे हम कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर नाकाम हो गए हों। ओशील खुश दिली से मुस्कुराया, बोला, मैं तुम्हारे ख्यालात पर तो पाबंदी आयद नहीं कर सकता, तुम जो चाहो समझो, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ओशील के कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर तुम्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा हो? वो बोला, मेरा नाम ओशील मिकाइल है, समझे, मैं नहीं जानता कि नाकामी किस चिड़िया का नाम है। मैंने कहा, यानी आज तक तुमने जिस काम में भी हाथ डाला है उसमें तुम्हें नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा? वो बोला, नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं खूब सोच समझ कर कदम उठाने वाला आदमी हूँ। मैंने कहा, खैर ऐसा तो न कहो ओशील मिकाइल, जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब आदमी नाकाम हो जाता है। ओशील मिकाइल ने बेपरवाही से शानों को जुम्बिश दी, बोला, मुमकिन है, मगर आज तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा, फर्ज करो मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो जाए तो तुम्हारे क्या तासुरात होंगे? ओशील मिकाइल ने मुझे घूर कर देखा, बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? वो कुछ बेचैन नजर आने लगा था। मैंने कहा, फर्ज करो किसी मामले में तुम कामयाबी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हो और अपनी दानिश में वो तमाम चीजें हासिल कर लेते हो जो तुम्हारा मकसद है,
लेकिन उसके बाद अचानक तुम्हें पता चलता है कि जो चीजें तुम्हारे हाथ लगी हैं वो असली नहीं हैं, तो तुम पर क्या गुजरेगी? ओशील बोला, अव्वल तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, और अगर कभी ऐसा हो ही गया तो मैं उसका तोड़ सोचूंगा। मैंने कहा, मेरा मतलब है ऐसी गैर मुतवक्के नाकामी को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, तुम यकीनन झल्ला जाओगे। ओशील बोला, झल्लाते वो हैं जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं और उन्हें अपने आसाब पर काबू नहीं होता। मैंने कहा, गोया तुम दिमागी तौर पर बहुत ताकतवर हो और तुम्हें अपने आसाब पर भी गैर मामूली कंट्रोल है। ओशील बोला, जितने बड़े बिजनेस का मालिक हूँ उसे चलाने के लिए इन दोनों खुसूसियात का हामिल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तहजीब की तरफ देखते हुए मानी खेज लहजे में कहा, तब तो ओशील मिकाइल को वो खबर सुनाई जा सकती है। तहजीब बड़ी संजीदगी से बोली, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। मुझे शुबा है कि ये इस नागहानी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, इन्होंने अभी अभी बताया है कि इनके आसाब बहुत मजबूत हैं, क्या तुमने सुना नहीं? तहजीब बेपरवाही से बोली, सुन लिया है, लेकिन इन्होंने खुद को नाकाबिले एतबार साबित कर दिया है। इनकी किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपने लहजे में तशवीश पैदा करते हुए कहा, तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन सवाल यह है कि फिर क्या किया जाए? तहजीब मुतफक्किराना अंदाज में बोली, सोचना पड़ेगा, खबर तो बहरहाल इन्हें सुनानी ही है। ओशील झुंझला गया, बोला, ये तुम लोगों ने क्या बकवास शुरू कर दी? क्या तुम्हें ये एहसास भी नहीं है कि मौत तुमसे कितनी करीब है? मैंने कहा, यह कोई खास बात नहीं है मिस्टर ओशील, मौत हमेशा हम जैसे लोगों के इतनी ही करीब रहा करती है। वो बोला, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मुझे बातों में उलझा कर बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी किसी भी गलत हरकत या मेरे एक इशारे पर ये लोग तुम्हें भून कर रख देंगे। मैंने कहा, इत्तला फराहम करने का शुक्रिया मिस्टर ओशील, हमें खूब अंदाजा है कि हम किस किस्म के हालात से दो चार हैं। ओशील ने सर्द लहजे में कहा, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा, कुछ ही देर कबल तुमने अपने आला अखलाक का मुजाहिरा करते हुए हमसे हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। बोला, मैं भी अपनी बात पर कायम हूँ। अगर तुमने किसी नामुमकिन किस्म की ख्वाहिश का इजहार न किया तो तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। मैंने कहा, बहुत बेजरर सी ख्वाहिश है ओशील, हमें सिर्फ थोड़ी सी मोहलत दरकार है। ओशील ने मशकूक अंदाज में पूछा, तुम्हें कितनी मोहलत दरकार है और इससे तुम क्या फायदा उठाओगे? मैंने कहा, मैं अपनी साथी से कुछ बातें कर रहा था और चाहता हूं कि मरने से कबल ये गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद बेशक हमें मरवा देना। ओशील बोला, ठीक है, अगर ये बेसरोपा गुफ्तगू करना ही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। मैंने कहा, शुक्रिया ओशील, तुम बहुत रहम दिल आदमी हो। फिर मैं तहजीब की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने उसे पूछा, हम क्या बातें कर रहे थे? वो बोली, मेरे ख्याल में इस शख्स के आसाब बहुत कमजोर हैं। अगर हमने इसे इतनी बड़ी खबर अचानक सुना दी तो अंदेशा है कि इसका हार्ट ही फेल ना हो जाए। मैंने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, तो क्यों ना ऐसा करें कि पहले इसे जहनी तौर पर उस बुरी खबर को सुनने के लिए तैयार कर लें। तहजीब ने कहा, हाँ ये मुनासिब रहेगा, इसे रफ्ता रफ्ता वो खबर सुनाओ ताकि ये महफूज रहे, वरना हमें बकिया रकम कौन अदा करेगा? ओशील मिकाइल बोला, लगता है मौत को करीब देखकर तुम लोगों के दिमाग पर असर पड़ा है। तुम क्या ऊट पटांग हाँक रहे हो? मैंने कहा, इसे ऊट पटांग मत कहो ओशील, हम बड़ी संगीन नौयत की गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बोला, तुम कैसा ही हरबा क्यों ना इस्तेमाल कर लो, मौत से नहीं बच सकोगे। साफ मालूम हो रहा था कि हमारी बातों से उसके आसाब शिकस्ता होने लगे हैं। मैंने कहा, हमारी बातें तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम खुद हमारी जिंदगियों की हिफाजत करते नजर आओगे। ओशील मिकाइल ने जबरदस्ती एक कहकहा लगाया। बोला, मैंने तुम्हें कम अज कम 15 मिनट की मोहलत दी है और अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे हैं। बेफिक्र रहो, वक्त पूरा होने से कबल तुम्हारी मौत के अहकाम जारी नहीं करूंगा। मैंने कहा, वाकई तुम हमारे साथ बेहद रियायत बरत रहे हो। अब अगर इजाजत हो तो चंद बातें तुमसे भी हो जाएं।